नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, आज के मुद्दे पर बात करने से पहले खबरहट परिवार की तरफ से उस शख्स को भावभीनी श्रद्धांजलि जिसने हम सबको, हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को, उससे पहले की जनरेशन को, यानी हमारी तकरीबन 4 पीढ़ियों को जो फिल्मी पर्दे पर हीरो कैसा होता है वो मनोरंजन हमें दिया। उनकी फिल्मों ने न केवल हमारी 4 पीढ़ियों का मनोरंजन किया, बल्कि ये भी दिखाया कि ज़रूरी नहीं है कि फिल्मों का या जो बड़े पर्दे पर जो हीरो है वही हो जो अमीर घर का हो, जो रोज़ जिम जाकर बॉडी बनाता हो, या सिर्फ वही हीरो हो सकता है जो देखने में अच्छा हो, या सिर्फ वही हीरो हो सकता है जो अच्छे एक्टिंग स्कूल से निकला हो। धर्मेंद्र ने इस देश को, इस देश के करोड़ों युवाओं को रास्ता दिखाया कि कैसे एक गांव, साधारण गांव का युवक भी अगर हिम्मत करे, अगर मेहनत करे तो कहां से कहां पहुंच सकता है। मैं ये मानता हूं कि इस देश में जितने अब तक हीरो हुए हैं, जब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बनी है, खास करके चाहे अक्रॉस द कोई भी फिल्म इंडस्ट्री की बात कीजिए आप, किसी भी भाषा की, मेरे हिसाब से 2 ऐसी शख्सियतें थे, 2 ऐसे हीरो थे जिन्हें मैं असल में हीरो मानता हूँ। मुझे लगता है कि फिल्मी पर्दे पर हीरो ऐसे ही होने चाहिए। वो खुदा की उन पर मेहरबानी थी कि देखने में भी बहुत खूबसूरत थे, अच्छा डील डॉल था, गरीब परिवार से थे, और मज़े की बात है दोनों एक ही राज्य से आते थे, पंजाब से। दोनों अच्छे एक्टर थे, लेकिन दोनों को जितना डिज़र्व करते थे उतना सम्मान नहीं मिला। वो थे धर्मेंद्र, जो आज हम सबको 89 ईयर्स की उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए, और दूसरे थे जो कुछ सालों पहले हम सबको छोड़ के गए, विनोद खन्ना। मैं ये मानता हूँ कि इन दोनों से हैंडसम हीरोज़ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आए हैं, और इन दोनों ने जितनी शानदार एक्टिंग दिखाई थी, जब सच में जब पर्दे पर ये गुंडों की पिटाई करते थे तो लगता था कि हाँ यार, सच में पिटाई हुआ। ना ये जिम से बनाई हुई बॉडी थी, ना ये किसी एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीख के आए एक्टर्स थे। जो था नेचुरल था, कुदरती था इनके पास। लेकिन हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, बहुत बड़ा भंवर है। वहाँ पर उसी को सलाम सब ठोकते हैं जिसका सूरज उग रहा होता है। अमिताभ बच्चन का जब सूरज उग रहा था तो कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने बहुत सारी जगह ऐसी शर्तें रख दी थी कि अगर वो शर्तें नहीं मानी जाती थी तो अमिताभ बच्चन उनके साथ काम नहीं करते थे। लेकिन उगता सूरज है, सलाम सबको करना है, चाहे वो मैगजीन्स हों, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो फिल्म प्रोड्यूसर हो, चाहे अवार्ड सेरेमनी हो, सबको अमिताभ की ज़रूरत होती थी। तो अमिताभ को सलाम ठोकते थे। और अमिताभ जिन 2 शख्सियतों से सबसे ज़्यादा डरते थे, जिन्हें लगता था कि उनके सबसे बड़े कंपटीशन है, वो यही 2 थे, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना। क्योंकि ये नेचुरली हैंडसम आदमी थे, ये प्राकृतिक तौर पर खूबसूरती इन्हें मिली थी, और पर्सनैलिटी मिली थी, अभिनय मिला था, सब कुछ मिला था। इसलिए इन दोनों को कहा जाता है कि गलत दौर में, एक्चुअल में जब अमिताभ बच्चन का दौर था उस वक्त इनका भी पीक था, तो इसलिए इन्हें उतना सम्मान या जितना ये डिज़र्व करते थे उतना नहीं मिला था। बल्कि धर्मेंद्र तो उससे पहले से हैं, विनोद खन्ना से पहले से हैं, लेकिन बदकिस्मती उस वक्त दिलीप कुमार का दौर चलता था। दिलीप कुमार के पास कुछ टाइम के लिए राजेश खन्ना आए, राजेश खन्ना के बाद अमिताभ आए, लेकिन 3 बड़े बड़े तूफानों को झेलते हुए धर्मेंद्र ने अपनी अलग जगह बनाई। धर्मेंद्र खड़े रहे, टिके रहे, ना सिर्फ खड़े रहे, टिके रहे, बल्कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक हीरो के रूप में काम करने वाले एक्टर भी बने। और आज उनका सफ़र पूरा हो गया, ज़िंदगी का सफ़र पूरा हो गया, लेकिन उनकी कलाकारी का सफ़र कभी पूरा नहीं होगा। वो कल भी हम सब के दिल में बसे हुए थे, वो आज भी हम सब के दिल में बसे हुए हैं। और आने वाली और कई पीढ़ियाँ, अभी तो मैंने 4 पीढ़ियों की बात की है, आने वाली कई पीढ़ियाँ धर्मेंद्र को ना भूल पाएंगी, और ना वो भूलने की कोशिश करेंगे तो भूल भी नहीं सकती। इसलिए हम सब की तरफ से, खबरहट परिवार की तरफ से और आप सब की तरफ से धर्मेंद्र को एक बार फिर से भावभीनी श्रद्धांजलि। वो धर्मेंद्र का ही एक
मशहूर हकीकत फिल्म का गाना था ना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शायद आज धर्मेंद्र अपनी अंतिम यात्रा पर जब निकले तो यही गुनगुनाते जा रहे होंगे। फिर से धर्मेंद्र जी, आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और भावभीनी श्रद्धांजलि। तो चलिए अब अपने राजनीतिक मुद्दे पर लौटते हैं। कुछ दिन पहले जब आपने सुना ही होगा, मैंने भी कई बार बात की है कि बिहार चुनाव जीतने के बाद जब प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी। वो बात तब से लेके राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा का विषय बनी है, जब उन्होंने संकेत दिया था कि कांग्रेस टूट सकती है, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस चीज़ के सबूत अब मिलने लगे हैं। प्रधानमंत्री की उस मंशा को, प्रधानमंत्री की उस इच्छा की पूर्ति करने की कोशिशें, कवायदें शुरू दिख रही हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस बात को जो सच कर सकते हैं वो लोग हैं जो कभी गांधी परिवार, खास करके सोनिया गांधी के करीबी हुआ करते थे। राजस्थान से शुरुआत इसकी हो सकती है, क्योंकि राजस्थान के कई पत्रकार सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं, कह चुके हैं कि 28 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे तो अशोक गहलोत पार्टी तोड़ सकते हैं। जी हाँ, वो अशोक गहलोत जो सोनिया गांधी के कभी खास लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, इसीलिए सोनिया गांधी उन्हें पार्टी अध्यक्ष भी बनाना चाहती थी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पार्टी अध्यक्ष से ज़्यादा प्यारी है और उन्होंने गांधी परिवार की नाराज़गी मोल लेना बेहतर समझा। अब जब गांधी परिवार सचिन पायलट को आगे बढ़ा रहा है, सचिन पायलट को खुली एक तरह से खूब फ्री हैंड दे दिया है और उनसे इशारा कर दिया गया है कि अब कमान उन्हीं को दी जाएगी, तो ऐसे में कहा जा रहा है, राजस्थान के पत्रकार और राजस्थान के लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत वो शख्सियत हैं जो किसी भी हाल में पार्टी कांग्रेस में रहते हुए किसी और को मुख्यमंत्री कुर्सी पर देख ही नहीं सकते। वो चाहे सचिन पायलट हो, चाहे डोटासरा हो, चाहे टीकाराम वो हो जो उनके विधायक दल के अध्यक्ष हैं, टीकाराम जूली, कोई भी हो, गहलोत बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। और ऐसे में जब इस वक्त जो गांधी परिवार से नाराज़गी उनकी चल रही है और उसके बाद सचिन पायलट को जिस तरह से गांधी परिवार ने फ्री हैंड दिया है, उससे एक बात तय है कि कांग्रेस आला कमान तो सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाएगा अगर मुख्यमंत्री बनने की बात आती है। ऐसे में अशोक गहलोत अपना खेल खेलेंगे और अशोक गहलोत पार्टी तोड़ सकते हैं। वैसे भी अशोक गहलोत उन नेताओं में से एक है जो सबके साथ मधुर संबंध बनाए रख सकते हैं। ये अशोक गहलोत के बारे में कहा जा रहा है। दूसरी शख्सियत जिसको लेकर डाउट बताया जा रहा है कि वो भी मोदी जी के इस सपने की पूर्ति में अपना योगदान दे सकते हैं, वो हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव में अगर कांग्रेस में कोई है तो वो है गांधी परिवार, क्योंकि DK शिव कुमार से गांधी परिवार ने वादा किया था कि 2.5 साल बाद आपको कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो DK शिव कुमार जो जेल गए लेकिन टूटे नहीं, वो DK शिव कुमार रो पड़े जिस दिन कांग्रेस की सत्ता आई कर्नाटक में, ये याद करते हुए कि सोनिया गांधी उनसे मिलने जेल में आई थी। वो DK शिव कुमार जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष रहते हुए सब कुछ सहा और पार्टी को सत्ता में बिठाया, उन्हें जब मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली तो गांधी परिवार ने उनसे वादा किया कि 2.5 साल बाद आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे। अब वो 2.5 साल का वक्त पूरा हो चुका है और DK शिव कुमार अपनी बारी के इंतज़ार में है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिद्धारमैया किसी भी हाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और सिद्धारमैया ने इसकी सेटिंग अपने हिसाब से कर ली है। और वहाँ जो विधायक हैं, अगर कांग्रेस हाईकमान ने DK शिव कुमार को
मुख्यमंत्री में के पद पे बिठाने की कोशिश की तो सिद्धारमैया बगावती सुर छेड़ देंगे, उसका बिगुल बजा लेंगे, और इसकी सेटिंग उन्होंने की है। इससे बचने के लिए एक खबर चलाई जा रही है। खबर ये चलाई जा रही है कि डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया नहीं, डीके शिव कुमार अमित शाह के टच में हैं, और ये खबर चलवाई जा रही है एचडी कुमारस्वामी, जी हाँ, देवेगौड़ा के बेटे, उनके थ्रू ये खबर चलाई जा रही है कि डीके शिव कुमार अमित शाह के टच में है, ताकि गांधी परिवार के मन में कोई डाउट पैदा किया जा सके। लेकिन डीके शिव कुमार ने जैसे उस वक्त कसम खाई थी कि कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी मरूंगा, जब वो जेल भी गए थे, आज भी यही बात एचडी कुमारस्वामी को चैलेंज करते हुए कह रहे हैं। Kumaraswamy is the biggest backstabber. He doesn't have, he's a traitor. In my lifetime, I have not done this dirty politics. I will challenge Kumaraswamy. If he proves that I am in touch with Amit Shah, I am ready to quit politics. Is he ready to take up this challenge? I never budge in my life. I have gone to Tihar jail. Mr. Kumaraswamy had booked case against my wife, my sister, my brother when he was the chief minister. I never yielded to him. He said that I am not born to my parents once. He brought 5,800 police to Satur and he had to apologize to my mother. He should remember that. When his father was the Prime Minister itself, I fought against him. When he came to Satur to fight an election against me, I have defeated him. My brother has defeated his wife. We have fought like anything. But still my party agreed to support him with lot of love, lot of respect. I supported him as a chief minister. He could not maintain that. In my blood, that is not there. My blood is different. I am a street fighter and a straight fighter. But he is a backstabber. If we backstab to anyone, let it come. If he has guts, let it come before you to the media. You call to the media. Let it show. I am ready to debate with him. Sir, how do you look at the conspiracy that... See, I know what all he is doing. How many cases he filed. What all conspiracy he is doing, I know. But I am ready to face. If I am legally fine, I am ready to come out of everything. I have not cared for him. Till my last blood of my life, I will not care for him. I know. Let him prove it. I will file a defamation case on him. And Yetnal also spoke to like this on this issue. 1 crore rupee, 1 crore 2 lakh rupees have filed in the Kanakpura court and filed a defamation case on that Yetnal. The same thing I have to do on this. देखिए, बेंगलुरु कर्नाटक की बात किया जाए तो कर्नाटक में बीजेपी को क्यों दिक्कत है ज़्यादा कांग्रेस की सरकार बनी रहने से? क्योंकि कर्नाटक का जो शहर है बेंगलुरु जो भी आप कह लीजिए, रेवेन्यू वहाँ से बहुत ज़्यादा आता है। कम ही ऐसे शहर है जो भारत में जहाँ से रेवेन्यूज़ इतना आता है, जैसे मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया या गुड़गांव हो गया। अब हैदराबाद भी कांग्रेस के पास है, बेंगलुरु भी कांग्रेस के पास है। ये दिक्कत है बीजेपी को, क्योंकि आर्थिक तौर पर पार्टी को ऐसे शहरों से बहुत मदद मिलती है। देखिए, जब बात राजनीति की होती है तो राजनीति जुड़ी होती है सत्ता से, और सत्ता जुड़ी होती है पैसे से, और इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत ना करना चाहता हो। इसीलिए मुझे भी बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने पिन डालकर लॉग इन कर लिया। बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं, और आपके एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं इस पूरी ऐप को। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए।
इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान होने से बचाता है। यानी जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद ब खुद स्टॉप बटन लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज माना जाता है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है और मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी चीजों को भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप को फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 17,468 और जुलाई में 59,696 और अब अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक इट आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि राजनीति सत्ता से और सत्ता आर्थिक उससे जुड़ी होती है, तो ये कारण बेंगलोर का या कर्नाटक की सरकार को गिराने का डिस्परेशन जो बीजेपी में, वो इस वजह से है। अब इसी कड़ी में एक और नाम, अब सिद्धारमैया के बाद अगर एक और नाम जो कभी गांधी परिवार के नज़दीकी हुआ करते थे, आज वो इस गेम का हिस्सा हो सकते हैं, वो नाम है पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम पिछले कई दिनों से जिस तरह से कांग्रेस को अनकंफर्टेबल करने वाले बयान दे रहे हैं और साथ में उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम भी पूरा साथ दे रहे हैं, वो क्लियरली दिखता है कि पी चिदम्बरम को किस लिए, किस काम पर लगाया गया है। वो बेसिकली यूँ लगता है कि पी चिदम्बरम जिस राज्य से आते हैं, तमिलनाडु से, वहाँ कांग्रेस और डीएमके के बीच में जो बेहतरीन तालमेल है, उस तालमेल को डगमगाने की कई बार कोशिश करते हैं। जबकि पी चिदम्बरम को जो भी मिला सोनिया गांधी के आशीर्वाद से मिला, उससे पहले राजीव गांधी की वजह से मिला था। इसी कड़ी में एक और नाम है, वो भी गांधी परिवार के बहुत खासम खास नज़दीकी हुआ करते थे और आज की डेट में सबसे बड़े सिरदर्द हैं, वो हैं शशि थरूर। शशि थरूर भी जो गेम खेल रहे हैं इस वक्त, बस वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल नहीं हुए, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। शशि थरूर इंतज़ार में है कि कांग्रेस उन्हें निकाले ताकि वो विक्टिम कार्ड खेलें, और कांग्रेस शायद ये चाह रही है कि शशि थरूर खुद जाए ताकि कांग्रेस पर ब्लेम ना आए कि शशि थरूर को निकाला था। शशि थरूर के अलावा एक और गांधी परिवार के नज़दीकी जिन पर अक्सर यही डाउट है कि वो कब साथ छोड़ जाएं पता नहीं, वो है मनीष तिवारी। पंजाब में भी चुनाव होने हैं, 27 में चुनाव होने हैं और मनीष तिवारी वहाँ पर एक मेजर स्टेक होल्डर अपने आप को मान रहे हैं। अगर मनीष तिवारी के मन की हुई पंजाब में तो ठीक, अगर नहीं हुई तो वहाँ भी तैयारी है कि कुछ ऐसा करने की जो कांग्रेस ने सोचा ना हो। अब इन सब लोगों ने एक बात तो तय की है, जो भी करेगा, जो भी कांग्रेस पार्टी में अब बगावत करेगा, खास करके गांधी परिवार के खिलाफ, क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद सब के सब उसी परिवार के खिलाफ, खास करके राहुल गांधी के खिलाफ लामबंद होते जा रहे हैं। लेकिन जब ये लोग कुछ करेंगे तो इतना तय है कि अब ये वो गलती नहीं करेंगे जो G23 ग्रुप ने की थी। अब ये चिट्ठियां नहीं लिखेंगे। अब कहा जा रहा है कि जो करेगा वो पार्टी तोड़ेगा, यानी कि मोदी जी ने जो कहा उसको सच करेगा। और प्रधानमंत्री ने अगर इतनी बड़ी बात कही है तो कोई हल्के में या ही हवा हवाई तो उन्होंने कही नहीं है, कुछ तो उनके पास पुख्ता है, तभी उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है। अब एक गांधी परिवार के खिलाफ एक हवा बनाकर उसी तरफ एक जो है वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो 3 विचारधाराएं कांग्रेस पार्टी में इस वक्त चल रही है, ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि ये जो लोग जिन पर शक है कि पार्टी तोड़ सकते हैं, ये लोग गांधी नेहरू विचारधारा के अपने आप को बताएंगे और उसी विचारधारा का सहारा लेकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और राहुल गांधी पर
ये इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि ये तो कम्युनिस्टों की सोच वाले और जय जगत ग्रुप को आगे बढ़ाने वाले पार्टी बना के छोड़ दी है। दूसरा, अब आप देखिए सिस्टमेटिक तरीके से बिहार चुनाव के बाद से राहुल गांधी के सबसे बड़े मुद्दे, वोट चोरी के मुद्दे को कमज़ोर करने की एक कोशिश की जा रही है, और वो भी किसके ज़रिए? उन पत्रकारों के ज़रिए जो पत्रकार कांग्रेस के लोग पसंद करते थे। माना जाता था कि ये कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछते हैं और कांग्रेस के और ख़ास करके राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को सपोर्ट करते नज़र आते थे। लेकिन आजकल ये सारे पत्रकार लगातार अलग अलग चैनलों को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं और एक बात पर पूरा जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो राहुल गांधी की पकड़ है वो कमज़ोर हो रही है, और दूसरा कि वोट चोरी का मुद्दा फ्लॉप रहा, बिहार में कोई वोट चोरी नहीं हुई है। इन दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस आपको दिखेगा, ये साफ दिख रहा है। पर वो जो गांधी विचारधारा, नेहरू विचारधारा वाले लिस्ट में और भी कई नाम जुड़ सकते हैं, जैसे कमलनाथ हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, यूँ तो बहुत सारे नाम हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब कांग्रेस में इनको मालूम चल गया है कि अब कांग्रेस में जो होगा वो राहुल गांधी की मर्जी से होगा, और ऐसी चीज़ों को हवा कई बार खुद भी जो है वो कांग्रेस पार्टी देती है। उदाहरण के तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक गए हुए हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे से जब ये सवाल पूछा गया कि भाई डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री कब बनाया जाएगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए क्या जवाब दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कांग्रेस हाईकमान ही करेगा, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। पार्टी अध्यक्ष कह रहा है कांग्रेस हाईकमान करेगा, तो कांग्रेस हाईकमान है कौन फिर? इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये मैसेज देने की कोशिश करें कि मैं तो रबड़ स्टैंप हूँ, असली हाईकमान तो गांधी परिवार है, गांधी नेहरू परिवार है। यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज जो है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें ना मल्लिकार्जुन खड़गे थे ना राहुल गांधी थे। अब राहुल गांधी से बीजेपी को कितनी तकलीफ है आप इसी का अंदाज़ा लगा लीजिए कि राहुल गांधी उस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं थे। इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई कि एक एलओपी होने के बावजूद राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं थे, जबकि बाद में पता लगा कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए उनके पास इन्विटेशन ही नहीं था और ना मल्लिकार्जुन खड़गे के पास था। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर भी जस्टिस सूर्यकांत को बधाई दी है और ये उम्मीद जताई है कि उनके इस कार्यकाल में बड़ा क्रूशल जंक्चर पे उन्होंने कार्यकाल संभाला है, इसमें कुछ अहम फैसले होंगे, कुछ सही दिशा में होंगे। अब जस्टिस सूर्यकांत से क्या उम्मीदें की जा रही है, इसको लेकर भी अलग अलग राय है। कुछ लोग जस्टिस सूर्यकांत के ऑर्डर बता रहे हैं कि इन्होंने पेगासस केस में जो है वो जांच के आदेश दिए थे। जस्टिस सूर्यकांत वही है जिन्होंने चुनाव आयोग को आधार को एसआईआर में शामिल करने के लिए कंपलसरी करने को कहा था। उन्होंने नुपुर शर्मा को जो है वो लताड़ा था, बीजेपी की नेता थी जो कम्युनल स्पीच के मामले में, और सेडिशन लॉ जो राजद्रोह के मामले थे उस पर भी रोक लगाई थी। इस तरह की चीज़ें करें, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ दूसरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत वही है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 निरस्त करने में जो वो था बेंच था उसके हिस्सा थे, महत्वपूर्ण हिस्सा थे उन्होंने, और जो राजद्रोह कानून और पेगासस मामले या महिला सशक्तिकरण, अन्य वन रैंक वन पेंशन, इन सब का जिक्र करें। मतलब दोनों तरफ के लोग हैं। कुछ कह रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत के आने से मोदी सरकार को राहत मिलेगी, मदद मिलेगी, काफ़ी फैसले ऐसे होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार को परेशानी होगी। देखिए, परेशानी वाली बात तो थोड़ी सी मुझे भी हजम नहीं होती, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ भी जब बने थे तब भी यही सब बातें कही जा रही थी, और अंत में निकला क्या? खुदा पहाड़ निकला चूहा। जस्टिस चंद्रचूड़ जिस तरह से प्रधानमंत्री को अपने घर पर पूजा के लिए बुलाते हैं, उन्होंने तो इस देश के पूरे जुडिशल सिस्टम पर ही एक शक का संदेह पैदा कर दिया था। तो इस तरह की चीज़ें अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि देश में हालत ये हो गई है कि किसी की अपॉइंटमेंट हो, किसी की रिटायरमेंट हो, किसी की नियुक्ति हो, किसी की प्रतिनियुक्ति हो, किसी की ट्रांसफ़र हो, किसी की ज्वाइनिंग हो, हर चीज़ को
शक की नज़र से देखा जाता है। दो लेंस हर चीज़ को देखते हैं, एक प्रो सरकार, एक एंटी सरकार वाले। हर चीज़ को लेंस की नज़र से देखा जाता है। और अभी वो शख्स कुर्सी पे बैठता भी नहीं, उससे पहले ही उसका जो है वो क्या कहते हैं, उसका पोस्टमार्टम होना शुरू हो जाता है। ये हर जगह हो रहा है। लेकिन सवाल तब उठता है, चलिए ये अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में आप हर चीज़ को दो एंगल से देखते हैं, लेकिन सवाल तब उठता है जब चुनाव आयोग का रोल क्लियरली दिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। उसके बावजूद जब 272 लोग सवाल, 272 एमिनेंट लोग सवाल एलओपी से करते हैं, राहुल गांधी से करते हैं, तब ये लगता है कि चश्मे बेशक आपके पास दो हैं, लेकिन चलती एक ही चश्मे की है। सवाल यहाँ पर आके अटक जाता है। जाते जाते फिर आपको याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में अभी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए और हो जाइए शुरू अभी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत मदद मिलती है। एक मदद और चाहिए आपसे कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारा ज्ञानवर्धन और हमारा और आपका संबंध बना रहे, इसके लिए बेहद ज़रूरी एक चीज़ और है कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इन तीनों चीज़ों में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, बस चंद सेकंड खर्च होंगे। बस आपसे चंद सेकंड और मांगते हैं, बस इतनी ही आपसे गुजारिश है। नमस्कार।